अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बने 50 साल हो गए, क्योंकि 1971 की वार के बाद जब आधा पाकिस्तान रह गया था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी आर्मी का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, अयूब खान का, तो और आधा पाकिस्तान चला गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार हो गया था। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और आज 50 साल इसको पूरे हो गए। इसके सिलसिले में पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन हुआ था, जिसमें नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो होंगे, जस्टिस ईसा फ़ाइज़, काजी ईसा फ़ाइज़, वो भी शरीक हुए थे और जरदारी की बगल में बैठे थे। उस पर मैं आगे आऊँगा। पहले एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन का मैसेज आया है, 2-3 दिनों से वो मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं लफ्ज़ चूड़ा के बारे में बताऊं कि पाकिस्तान में चूड़ा किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो देखें, मैं शायद ये जो क्रिश्चियन साहब हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाह रहा, ये शायद नए ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, इसलिए इनको नहीं पता कि मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में वजाहत दी है। पंजाबी में चूड़ा कहते हैं सफाई कर्मचार को, लेकिन बदतमीज़ी के उसमें कहते हैं, बेअदबी, बेइज्जती के तौर पे कहते हैं। वरना सफाई कर्मचारी होते हैं जो सफाई करते हैं। और पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि सफाई के काम, गटर की सफाई, सड़कों में झाड़ू देना, लोगों के घरों की सफाई, ये काम के लिए सिर्फ नॉन मुस्लिम रखे जाते हैं। अखबार में जब ऐड आती है न्यूज़पेपर में काम के लिए, तो उसमें सफाई कर्मचारी की वैकेंसी के सामने बड़े बड़े अल्फाज में लिखा होता है कि ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। पता नहीं मुसलमानों को सफाई से क्यों इतना मसला है। शायद मुसलमान सिर्फ गंद करने के लिए पैदा होते हैं, सफाई नहीं करते। और यही मुसलमान जब यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा में आते हैं तो सबसे पहले ये टॉयलेटों की सफाई और गटरों की सफाई के काम करते हैं, तब उनको इसका कोई मसला नहीं होता। देखें, लफ्ज़ चूड़ा है ना, वो पंजाबी का लफ्ज़ है और बहुत ही बेइज्जती वाला लफ्ज़ है। पंजाब में ख़ास तौर पे ये यूज़ होता है, और पंजाब में क्रिश्चियन काफ़ी रहते हैं और क्रिश्चियन ही सफाई के काम करते हैं, तो ये चूड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कराची में और सिंध में और दूसरे इलाकों में लफ्ज़ जमादार, इवन भंगी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं सफाई कर्मचारी के लिए। ये सब बेइज्जती वाले लफ्ज़ होते हैं। और मसला ये है कि आम पाकिस्तानियों को, ज़ाहिर है हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि इनको कोई सिखाता विखाता तो है नहीं, तो वो इसको गलत समझते भी नहीं। आप यकीन माने, मैं भी काफ़ी अरसे तक ये अल्फाज मज़े से इस्तेमाल करता था, भंगी, जमादार। जैसा कि मैंने पहले शायद बताया था आपको कि कराची में हम रहते थे, एक अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स था, चौल होती है जैसे मुंबई में, उसमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट थे, 60-70। तो बीच में चौक होता है, जैसे चौल में होता है, चारों तरफ घर होते हैं, बीच में चौक होता है। वो बीच का चौक था। तो मैं घर से, अपने अपार्टमेंट से उतर के बाहर जाने के लिए जब उस चौक से गुजर रहा था, तो वहाँ पे सफाई करने वाली सफाई कर रही थी, साड़ी बांधे हुए थी उसने। तो रोज़ मैं उसको देखता था। खैर, वो पानी की बाल्टी से पानी फेंक रही थी ज़मीन पे, फिर उसको झाड़ू से साफ़ कर रही थी। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा, जमादारनी रुक जाओ, मेरे को गुजरना है। तो वो मेरे करीब आई और मुझे कहती है कि साहब, मेरा नाम गीता है, आप मुझे जमादारनी क्यों कहते हैं? उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये कितनी गलत बात करते हैं हम। और इसके बाद मैंने कभी इनको इस तरह किसी गलत नाम से पुकारा नहीं है। यूरोप में आया, मैं पंजाबियों में रहता था, तो वो चूड़ा चूड़ा बात बात पे करते थे, और उस वक्त मुझे पता चला कि चूड़ा ये
जमादारों को कहते हैं या सफाई कर्मचारी को कहते हैं। हम उसको कराची में आम लफ्ज़ों में जमादार कहते हैं। लेकिन ये सैनिटरी वर्कर्स हैं, सैनिटेशन का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, और ये मुसलमान जो गंद करते हैं उसको साफ़ करने का काम करते हैं। मेरी नज़र में ये एक बहुत महान काम है, और जो इनको गलत लफ्ज़ों से पुकारता है ना, वो इंसानियत से गिरा हुआ इंसान माना जा सकता है। और दूसरा फिर आपको पता है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और देखिए मुझे कल एक साहब से बात हो रही थी, उनका फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे, अमेरिका से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बीच में बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं ज़ाहिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके सामने चीज़ें रखता हूँ, और मुझे इसमें अपने घर की भी गलत कारियाँ बताने में शर्म नहीं आती कि हम कम से कम करेक्ट तो करते हैं अपने आप को। जैसे 2-3 बार शायद मैंने ये वाक़या बताया, मैं वापस बताना चाहूँगा, ख़ास तौर पे इन साहब को बताने के लिए, कि मैं जब यूरोप में रहता था, और एक बार मैं रमज़ान के महीने में कराची गया, तो अफ्तारी के टाइम पे दस्तरखान बिछा के हम लोग ज़मीन पे, जैसे हम मेमन फैमिलियों का वो है, तो हम ज़मीन पे बैठे खाना खा रहे थे, तो दरवाज़ा नॉक हुआ। तो मेरी वालदा ने कहा कि जमादार नहीं आई होगी। मुझे एक प्लेट दी जिसमें एक समोसा, 2-3 पकोड़े, थोड़ा चावल, सालन, ये सब चीज़ें एक ही प्लेट में थे। मुझे बोला जाओ उसको दे दो। मैंने उसको प्लेट दे दी। उसने अपने बर्तन में सारा सामान निकाल लिया। मैंने आके प्लेट अम्मी को देने लगा, तो अम्मी ने कहा कि तुमने ये प्लेट उसके हाथ में तो नहीं दी थी? मैंने कहा हाँ, उसके हाथ में दी थी। अच्छा, मैं उस वक्त सोच में पड़ गया, और मुझे पुरानी बातें याद आ गई कि हाँ, हम उसके हाथ में नहीं देते थे। अम्मी की हिदायत होती थी कि अपने हाथ से उसके बर्तनों में खाना डाल दो, उसको हाथ नहीं लगाने देना। अच्छा, मैं भूल गया था ये सबक, लेकिन मुझे बहुत शौक लगा उस वक्त कि यार कितना गलत काम करते हैं हम। तो मैंने अम्मी से कहा कि इसमें क्या हुआ? तो बोला वो जमादार नहीं है, सफाई का काम करती है। अब ये नापाक हो गया बर्तन, ये प्लेट नापाक हो गई, फेंकनी पड़ेगी, मैं सुबह इसी को दे दूंगी। मैंने कहा उसके हाथ लगाने से आप इसको धो लोगे तो साफ़ हो जाएगी, इसमें क्या मसला हुआ? नहीं, इस तरह साफ़ नहीं होती, ये नापाक हो गई है। मैंने कहा क्यों नापाक हो गई? अच्छा, मैं बहस करने लगा ना, तो अम्मी कहती है वो जमादार नहीं है ना, सफाई का काम करती है। मैंने कहा आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ? मैं यूरोप में एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर हूँ, और रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद मैं पूरे रेस्टोरेंट की सफाई करता हूँ, और रेस्टोरेंट के जो 4-5 टॉयलेट पीछे बने हुए हैं वो सब पूरे साफ करता हूँ मैं। तो मैंने कहा आप तो मेरे साथ बैठ के खाना खा रही हो। तो वो मुझे गुस्सा करने लगे, कहा तू बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, तू, तेरे को बहुत ज़्यादा समझ हो गई है, तुम अपने पुराने सबक सारे भूल गए हो, तो ये तो वो तो ये आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा था ये वाकया, कि ये आम हमारी अपब्रिंगिंग है। हम इंडिया के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि दलित के साथ ये होता है, अछूत के साथ ये होता है। हम क्या करते हैं? हम तो इंतहाई गलीज काम करते हैं, इंसान को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ख़ास तौर पे वो इंसान जो आपकी सब गंदगी को साफ करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एशियन लोग टॉयलेट के बाद इस्तिंजा करते हैं, पानी से साफ करते हैं, तो क्या हाथ गंदे नहीं होते? मैं जब यहाँ यूरोपियंस के साथ रहता था बेल्जियम में, तो वो मुझे कहते थे कि तुम पागल तो नहीं हो, जिस हाथ टॉयलेट पेपर क्यों रखा है, टॉयलेट पेपर से साफ करो, तुम अपने हाथ क्यों गंदे करते हो? मैंने कहा धोने से साफ हो जाता है ना। तो बोला नहीं, ये गलत तरीका है। तो हम वो गंदगी जो सबसे ज़्यादा गंदगी होती है वो धोने से साफ़ हो जाती है। एक सफाई करने वाली जो शाम को अपने घर से नहा धो के साफ़ सुथरी हो के, उसको कोई सफाई नहीं कर रही थी, साफ़ सुथरी हो के, ज़ाहिर है उसने भी वो खाना खाना है, वो साफ़ सुथरे हाथों से कप खाना अपने बर्तन में डालती है, तो हम उसके साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये अगर मेरा कोई मुसलमान दोस्त पाकिस्तानी ख़ास तौर पे अगर ये बात सुन रहा है तो इसका प्रचार करो, दूसरों को समझाओ कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। एक गैर मुस्लिम अगर आपके गिलास में पानी पी लेता है तो उससे वो गिलास गंदा नहीं हो जाता भाई।
लेकिन हम इस तरह की सोच कि हम गैर मुस्लिम, अच्छा बाहर निकलते ही हमारा वो सारा ज्ञान ख़त्म हो जाता है। या हम सफाई के काम भी करते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ खाने भी खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गोरे होते हैं। कितनी गलत और गंदी सोच है। सॉरी ये ज़रा लंबा हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को सिखाने के लिए भी करनी पड़ती हैं। और इंडिया में भी आई डोंट नो कि ये इसका क्या सिलसिला है कि खाली सफाई का काम नॉन मुस्लिम करते हैं, मुसलमान नहीं करते। एक और बात याद आई तो मैं आपको बताऊं, करप्शन के हवाले से इसमें आता है मामला कि मैं जब जमशेद टाउन का मेयर था तो मेरे पास 1200 या 1700 सफाई कर्मचारी थे, क्योंकि जमशेद टाउन बहुत बड़ा था और सफाई के काम होते थे। तो सफाई इतनी होती नहीं थी, सड़कें पे भी गंदगी पड़ी रहती थी, कचरा कुंडियाँ भी भरी पड़ी रहती थी। तो मैंने एक दिन कहा कि लाओ भाई सब, और हर सफाई कर्मचारी, हर छोटा छोटा यूनिट बनाया हुआ था टाउन में, उसमें जैसे कोई 25 सफाई कर्मचारी हैं तो उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र है। मैंने उन सुपरवाइज़र्स की मीटिंग बुलाई तो उसमें सीटिंग ऐसे रखी थी कि कुछ अलग लोग बैठे थे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो बोला ये मुसलमान सफाई कर्मचारी हैं। तो मैंने कहा मुसलमान सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं? बोला नहीं। तो मैंने कहा फिर? बोला वो आपसे पहले जमात इस्लामी का दौर था ना, तो जमात इस्लामी ने इनको ये अपने इनके कारकुनों को खपाने के लिए इनको जॉब दिए। तो मैंने कहा ये करते क्या है? तो बोला सैलरी लेते हैं बस, ये काम कुछ नहीं करते। मुसलमान होने का मतलब है आप सफाई नहीं कर सकते, जबकि इस्लाम में ये साफ अल्फाज में कहा है कि आधा ईमान सफाई है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि ये जिनकी समझ में आ गई उनके लिए मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत पार लगी। अजीज़ दोस्तों, पार्लियामेंट का इजलास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की 50वीं सालगिरह मनाई गई, जरदारी ने खूब तकरीर की, सब ने तकरीरें की। ज़्यादातर होता क्या है कि ये जो तकरीरें हैं ना, इसमें हम बड़े बड़े अल्फाज बोल जाते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब नवाज शरीफ को 4 साल बाद हटाया गया था तो उन्हीं की पार्टी के ये शाहिद खाकान अब्बासी, इनकी ये 1.5 मिनट की स्पीच आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो पब्लिक बैठी है ना, ये वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके बारे में खाकान अब्बासी कहते हैं, और ये तालियां भी बजा रहे हैं। पहले आप ये देख लें, फिर आपको समझाऊंगा मैं। आप पार्लियामेंट से निकलते हैं, करोड़ों की गाड़ी में बैठते हैं, अरबों के घर में रहते हैं, करोड़ों का महीने का खर्चा है, पैसा कहां से आया? इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, कल कोई और आ जाए, कोई अफसर काम नहीं करेगा। हर पार्लियामेंट मेंबर ये जवाब दे कि मैं अपने खर्चात कहां से लाता हूं, अगर लाता हूं तो टैक्स क्या अदा करता हूं। बात खत्म हो जाएगी, ये अवान खाली हो जाएंगे। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मैंने गाड़ी खरीदी है, कहां से पैसे लाया हूं? मैं लाखों रुपए की बिजली का बिल देता हूं, लाखों रुपए की गैस का बिल देता हूं, मैं बाहर सफर करता हूं, उम्रे पे जाता हूं हर चौथे महीने। ये पैसे कहां से आए? जो लोग खुद टैक्स अदा नहीं करते वो दूसरों पर टैक्स लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये और वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने कैटेगरी बनाई नॉन फाइलर। नॉन फाइलर कैटेगरी है। वो आदमी कहता है यार मैं आपका कानून नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल आपके कानून पे कोई यकीन ही नहीं रखता हूं, नहीं दूंगा टैक्स, जो मर्जी कर लो। हम कहते हैं तुम नॉन फाइलर बन जाओ, और जब गाड़ी लोगे तो 10,000 रुपये फालतू दे देना। अब आप देखें, ये जो तालियां बजा रहे हैं ना, ये वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसमें सामने जो बैठा है एक, वो इस वक्त मिनिस्टर है MQM का। इसके बारे में मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं, ये फैसल सब्जवारी है। ये 90 बस में बैठ के आता था, 2 पट्टी के चप्पल पहन के आता था, इसी के बारे में मैंने आपको बताया पहले। और ये अमेरिका भाग गया था जब MQM के ऊपर ऑपरेशन हुआ 2015 में, बीवी बच्चों समेत। ह्यूस्टन में रहता था।
फिर जब MQM सरकारी बनाई गई आर्मी की गोद में बैठने के लिए, तो ये वापस आया। बीवी बच्चे वहीं सेटल, बिजनेस धंधा प्रॉपर्टियां सब करके छोड़ के जो करप्शन का माल बनाया था वापस आया और इसको मिनिस्टर बनाया। और ये अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बातें करने लगा। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में केस हुआ था, मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ, उस पर ये करने लगा। तो 10-12 करोड़ का घर लिया इसने, वही जो खाकान अब्बासी ने अभी बताया। 3-4 करोड़ की गाड़ी, एक न्यूज एंकर से शादी, दूसरी शादी। अब ये तालियां बजा रहे सामने, ये ना टैक्स भरता है, ये फ्री का पेट्रोल भी सरकार से लेता है, ये फ्री की 1-2 गाड़ियां भी सरकार की ली हुई हैं, ये फ्री की इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है, ये फ्री का पेट्रोल भी लेता है, फ्री की गैस यूनिट भी लेता है, सब कुछ लेता है। और करोड़ों कहां से बनाए इनसे कोई पूछता नहीं है। अब अल्ताफ हुसैन के ऊपर इन्होंने केस किया, यही MQM पाकिस्तान ने, कि लंदन में MQM की 10 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक में अल्ताफ भाई रहते हैं, एक में MQM का ऑफिस है, बाकी MQM के साथी उसमें रहते हैं। MQM पाकिस्तान ने लंदन में केस ये किया कि अब MQM हम हैं और हमने अल्ताफ हुसैन को MQM से निकाल दिया। वो अल्ताफ हुसैन जिसने MQM बनाई थी, वो अल्ताफ हुसैन जिसके नाम पे इनको वोट मिलता था, ये कह रहे हैं हमने उसको निकाल दिया था। अब MQM हम हैं तो ये प्रॉपर्टियां हमें मिलनी चाहिए, अल्ताफ हुसैन के पास क्यों हैं? वो केस पिछले महीने ब्रिटिश कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट फैसला किया और ऑर्डर दिया है कि ये प्रॉपर्टियां खाली करो, ये प्रॉपर्टियां MQM पाकिस्तान को मिलेंगी। ये जो इन्होंने किया, इसके ऊपर कामरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि फैसल सब्जवारी ने यह बयान दिया है कि अल्ताफ हुसैन की जायदादें MQM पाकिस्तान के पैसे से बनी हैं। तो कामरान खान कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई वो पैसे MQM पाकिस्तान ने कैसे जमा किए, हम कराची वालों को आप ही बताओगे या हम आपको बताएं? इस हवाले से आपकी तो बहुत खिदमत रही हैं, इसीलिए आज आप फेडरल मिनिस्टर बन गए हैं, और इस हवाले से कराची की जो आप और आपकी MQM पाकिस्तान खिदमत सरंजाम दे रही है वो ता क़यामत याद रहेंगी। ये इनसे कोई नहीं पूछता कि भाई आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब इसी हवाले से परसों एक खबर आई है, पहले आप ज़रा ये खबर देखें कि वसीम अख्तर जो एक्स मेयर था कराची का, लास्ट मेयर यही रहा 2019 तक, इसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। ये इससे पहले होम मिनिस्टर था, इससे पहले म्यूनसिपैलिटी का मिनिस्टर था, इससे पहले हाउसिंग मिनिस्टर था। ये टॉप की पोजीशनों पे शुरू से रहा है। इसकी भी 2 बीवियां हैं, इसके भी 2 घर हैं डिफेंस में, महंगे तरीन इलाकों में। इसके घर से 12-16 करोड़ रुपए की चोरी होती है, खाली घर से कैश और जेवरात। 80-80 लाख की डायमंड की रिंग है। ये दुबई में इसका $multi-million का बिजनेस है जो इसका बेटा संभालता है। ये भी कंगला था, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान आर्मी की गोद में बैठे हैं तो आप सही हैं, आपको कोई मसला नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, ये MQM पाकिस्तान के हवाले से मैंने इस वीडियो में इतनी बात करनी नहीं थी, लेकिन वो बात आ गई सामने और ये फैसल की मुझे शक्ल नज़र आई तो मैंने कहा कि आपको। अब देखें, IMF का जो मसला है पाकिस्तान के साथ कि भाई आप एलिट को जो बिलियंस ऑफ डॉलर का फ्री फंड जो चीज़ें देते हैं, फ्रीबीज, वो बंद करें। तो सही है ना, अगर आपको मुफ्त में किसी को देना है तो गरीबों को दें। गरीबों के आटे का आप जो देख रहे हैं ना,
आप यकीन माने ये जो गरीबों को बांटने के लिए आटा आता है ना, आधे से ज़्यादा पेपरों में ऑलरेडी गायब कर दिया जाता है। क्या होता है कि मेरे पास आई 500 बोरियाँ, मैं 250 बोरियाँ तो साइड पे कर देता हूँ, पेपरों में जाली एंट्री कर देता हूँ कि हाँ भाई मैंने दे दी, बांट दी, और 250 बढ़ती हैं, बाकी आधा जो है वो बिक जाता है फिर मार्केट में। अमीरों को, अब ये एक रिटायर्ड जज की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां हैं पाकिस्तान में। ये जरा सुनिए। एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3,000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मराहत पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। मिस्टर चेयरमैन, इसी तरह एफबीआर है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है। 155 लग्जरी गाड़ियां, वो एफबीआर जिसने कर्ज लिया था सिस्टम को अपग्रेड करने का, 155 लग्जरी गाड़ियां, सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐश इशरत का मरकज है एफबीआर की और टैक्स कल्चर की। इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। गैर तरक्याती अखराजात, इस वक्त यह हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। यह सियासी रिश्वत है, यह आइंदा इंतखाबात के लिए है, यह गरीबों का पैसा है। इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जलजले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, जखीरा अंदोजों के ऊपर आप हाथ डालें। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया, सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, अवाम को लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीसें दे। लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। अब आप ये बताएं कि इस मुल्क को कंगला होना, डिफॉल्ट होना बनता है कि नहीं बनता? तो अजीज दोस्तों, ये मैं समझता हूं लंबी हो जाएगी वीडियो, आगे मेरे पास इश्यूज हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आऊंगा। ये चीज़ें मुझे बतानी थी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।